मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार की मुखिया ममता थी, जो अपने दोनों बेटों गगन और पवन और बहुओं बबीता और रजनी के साथ रहती थी। बबीता और रजनी सगी बहनें थीं। बहन, बर्तन तू धो ले इस वक्त के। अरे दीदी जाओ यार। यार, मैं तेरी यार हूँ, जेठानी हूँ तेरी। हाँ, बड़ी आई जेठानी। एक घर में शादी क्यों करी जो बहन से जेठानी बन गई? तूने बाद में करी है शादी, मैंने नहीं, समझी? भुलक्कड़ कहीं की। अरे बातें ना बनाओ और बर्तन धोकर जाओ। अरे धो देना इस टाइम के रजनी, बड़ी बहन की बात नहीं मानेगी। नहीं। क्या चल रहा है यहाँ? दोनों मिलकर काम नहीं कर सकती? अरे वो मम्मी जी। चुप। मम्मी जी जाओ, दोनों लोग बर्तन धोकर जाओ। अरे वो छोटी होकर तेरी जबान ज्यादा चलती है, जबान खींच लूंगी बाहर। चली जा चुपचाप। बबीता और रजनी फौरन भागकर किचन में पहुंची। बस मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक, अब हम दोनों मिलकर बर्तन धोएंगी। यही तो मैं चाहती थी, मजा आ गया। कमीनी कहीं की। अरे चलो ना, बर्तन धोने पे ध्यान दो, वरना भी हमारे पति देव आ जाएंगे तो और बवाल शुरू हो जाएगा। हाँ, ये तो सही कहा। बर्तन धोने का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि अचानक बबीता का 5 साल का बेटा चंदन किचन में आ घुसा। मम्मा मुझे भूख लगी है, अभी खाना दो ना। अरे चुप कर, जरा भी सब्र नहीं है तुझे। चल देती हूँ खाना। लो, अब तो बहाना भी मिल गया भागने का। हाँ, बहाना ही तो चाहिए था। तू ही धो ले सारी बर्तन। बड़ी आई। बबीता बेटे को गोद में उठाकर कमरे की तरफ निकल गई। पीछे रह गई बेचारी रजनी। हाँ, सारे काम मैं ही करूं। इतना दिमाग चलाया लेकिन कुछ काम ना आया। धत तेरे की। अगली सुबह घर में फिर से बवाल खड़ा हो गया। इस बार वजह बबीता के हाथों की नहीं, बल्कि उसके हाथों से न किए गए काम की थी। अरे बबीता, अरे ये क्या है? हैं? अरे मेरे कपड़े प्रेस क्यों नहीं किए तूने? अरे वो कल मैं बहुत थक गई थी, सोचा सुबह कर दूंगी। सुबह निकलने से पहले आदमी कपड़े पहने या तुझसे मिन्नतें करे कि कपड़े प्रेस कर दे? हैं? अरे मैं भी कोई मशीन नहीं हूँ गगन, सब काम मैं ही करूँ। तुम भी कभी मदद कर देते तो। मुंह बंद कर अपना, समझी? मुंह बंद कर अपना। मुझसे जबान चलाती है, मुझसे जबान चलाती है। ये ले, पड़ी आई यहाँ पर मुंह चलाने वाली है। मार क्यों रहे हो? भैया, शर्म नहीं आती आपको? दीदी पर हाथ उठाते हैं, छोड़िए उन्हें। रजनी ने जैसे ही बबीता को छुड़ाने की कोशिश की, पवन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दखल मत दे, समझी? तू क्यों बीच में कूद रही है? हैं? बताओ तुझे। छोड़ मेरा हाथ पवन, तुम भी मुझ पर हाथ उठाओगे? तू भी बहुत बोल रही है, बहुत बोल रही है तू भी नहीं मानेगी बिना थप्पड़ के। ये ले। पवन का सब्र भी जवाब दे गया। उसने गुस्से में रजनी को जोर से थप्पड़ जड़ दिया। पवन! घर से उठती चीखें सुनकर दरवाजे पर भीड़ लग गई। अरे ये लोग तो रोज ही लड़ते रहते हैं भैया। अरे आज तो हद ही हो गई भैया। हाँ भाई, कभी हंसते खेलते दिखते हैं और कभी ऐसे जानवरों की तरह मारपीट करते हैं। भैया भगवान ही बचाए इस घर को तो। चलो भैया। लेकिन बातें अब चारों तरफ फैल चुकी थीं। अगले दिन सुबह का वक्त था। बबीता घर से बाहर निकल रही थी। हाथ में पर्स था, चेहरे पर हल्की बेचैनी और आंखों में डर था। गली के मोड़ पर ही पड़ोसन ने उसे रोक लिया। अरे बबीता, जरा ठहरो, कल रात इतना हंगामा क्यों हुआ? पूरी गली जाग गई थी। कुछ नहीं दीदी, बस घर की बातें हैं। झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं। झगड़े सबके घर में होते हैं, लेकिन चीखें, थप्पड़ और रोना धोना हर रोज नहीं होता। सच सच बताओ, बात क्या है? दीदी, असल में मैंने और मेरी बहन रजनी ने मिलकर एक पार्लर खोला है। हम अच्छा काम कर रही हैं,
मेहनत कर रहे हैं, पर हमारे पति को ये बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें लगता है कि औरतों का बाहर काम करना शर्म की बात है। वो चाहते हैं हम पार्लर बंद कर दें। ये तो सरासर गलत है। तुम लोग इतना अच्छा काम करती हो। अरे मैंने भी पिछले हफ्ते तुम्हारे पास आकर भौएं बनवाई थी, कितनी सुंदर बनाई थी तुमने। इतना कहते ही वहाँ रजनी भी आ धमकी। उसका चेहरा और भी गुस्से से लाल था। यही तो समस्या है दीदी, हम अच्छा काम करें, पैसा कमाएं, लेकिन हमारे पतियों को मंजूर नहीं। उन्हें लगता है हम घर के बाहर कदम रखकर गुनाह कर रही हैं। और अब तुम दोनों कहाँ जा रही हो? पार्लर, और कहाँ? लेकिन अगर तुमने फिर से पार्लर खोला तो घर में फिर बवाल होगा। बवाल हो या भूकंप, हम अपना जुनून थोड़ी छोड़ देंगे। दोनों बहनें तेज कदमों से अगली गली की ओर निकल पड़ी। वही उनका छोटा सा पार्लर था। दरवाजा खोलते ही अंदर ताजा महक फैल गई। कुर्सियां, आईना, क्रीम, लोशन सब अपनी जगह पर। दोनों बहनों ने पार्लर खोल लिया और धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। अरे बेटा, तुम लोगों का काम तो बहुत बढ़िया है। आज बाल बनवा दो, बड़ी पार्टी में जाना है। जरूर आंटी जी, आप तो हमारी पहली ग्राहक हो आज की। आधा दिन हंसी खुशी गुजर गया, लेकिन जैसे ही दोपहर ढली भीतर गगन आ धमका। ए बबीता, ये क्या तमाशा है? ये क्या तमाशा है? मैंने मना किया था ना पार्लर खोलने से, हैं? मना किया था ना। गगन, ये हमारा काम है, हमारा सपना, हम इसे बंद नहीं करेंगे। तेरे सपने की तो है, ये तेरे सपने का सर फोड़ दूंगा मैं। औरत का सपना रसोई में होना चाहिए, समझी? बाहर सड़कों पे नहीं। चल चल घर चल चल। वहीं कुर्सी पर बैठी एक ग्राहक ने हिम्मत दिखाई। देखिए जी, आप अपनी पत्नी से इस तरह बात नहीं कर सकते। ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रही हैं। समाज में औरतें आगे बढ़ रही हैं और आप इन्हें पीछे धकेल रहे हैं। ए तू बीच में मत बोल, समझी? तू बीच में मत बोल, बता रहा हूँ। सर वैसे ही गर्म हो रहा है, और गर्म मत कर, बता रहा हूँ। निकल ले यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अरे पुलिस को बुलाऊंगी? हैं? तेरी जैसी 100 आती है मेरे को धमकी देने। जा जा, जो करना कर ले, चल जा। गगन ने गुस्से में बाकी ग्राहकों को भी भगा दिया, लेकिन बबीता इस बार झुकी नहीं। गगन, चाहे तू जान ले मेरी, लेकिन मैं पार्लर नहीं बंद करूंगी। अच्छा है, बहुत जबान चली तेरी, बहुत जबान चली तेरी है। तो अब घर जाकर देख क्या होता है तेरे साथ। तू देख तेरे को बताता हूँ मैं, तू देख तो सही। गगन गुस्से में निकल गया। पार्लर में सन्नाटा छा गया। रजनी सहम गई थी। दीदी, अब क्या होगा? घर पहुंचते ही पवन मुझे मारेगा। नहीं बहन, डरने का वक्त नहीं है, हमें हिम्मत रखनी होगी। ये हमारा हक है और हम इसे छीनने नहीं देंगे। शाम तक दोनों बहनें वहीं बैठी रहीं। लेकिन आखिरकार रात ढलते ही घर लौट आईं। दरवाजे पर कदम रखते ही तूफान फूट पड़ा। लो, आ गई महारानियां। दिन भर बाहर रहती हो, पता नहीं पार्लर चलाती हो या धंधा करती हो। माँ जी, ऐसा लांछन मत लगाइए, हम सिर्फ काम करते हैं ईमानदारी से। ईमानदारी? ईमानदारी औरत की घर संभालने में होती है, सड़कों पर नहीं। इतना सुनते ही गगन और पवन दोनों भड़क उठे। और ये जो है ना, ये ऊपर से हमें आंखें दिखाती है। हाँ, एक तो दहेज में कुछ लाई नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं लेके आई, और अब अपनी मर्जी चला रही है। ये यहाँ पर है, अपनी मर्जी चलाएगी ये है। बड़ी आई। हाँ, सही कह रहा भैया। तुम्हें और तुम्हारी बहन का तो आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, हमें मत मारो, हम सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। चुप 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 चुप। ज्यादा बोली ना तो यही मार मार के खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल कर दूंगा, समझ में आई? मार मार के यही गाड़ दूंगा, बता रहा हूँ। हाँ, गुस्सा मत दिला दियो मुझे। चीखें गली तक पहुंच गईं। मोहल्ले वाले दौड़ कर आए। दरवाजे पर भीड़ लग गई। अरे भैया, ये तो जान से मार देंगे इन औरतों को, बता रहा हूँ मैं। अरे भैया, पुलिस बुलानी पड़ेगी, वरना मुझे लग रहा है मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन गगन ने दरवाजा बंद कर दिया और भीड़ को भगा दिया। घर के अंदर बबीता और रजनी की करुण चीखें गूंज रही थीं। बाहर पूरा मोहल्ला सन्नाटे में डूब गया। अगली सुबह जब बबीता घर से बाहर निकली तो उसके चेहरे और गले पर गहरे नीले निशान थे। आंखें लाल, होंठ फटे हुए और चेहरा बुझा बुझा सा। पड़ोस की औरतें उसे देखते ही ठिठक गईं। अरे बबीता बहू, ये क्या हाल बना रखा है? ये लोग तो तुम्हें खा जाएंगे, पुलिस को क्यों नहीं बुलाती? नहीं दीदी, मैं संभाल लूंगी, सब ठीक हो जाएगा।
ठीक, रोज यही कहती हो और रोज चीखों की गूंज सुनते हैं हम सब। ये अत्याचार है। इतने में दो और औरतें भी आ गईं। बहन चुप मत रहो, चुप्पी सबसे बड़ी गलती है। आज तुम्हारे साथ है, कल हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है। आवाज उठाओ। बबीता की आंखों से आंसू बह निकले। तभी ऊपर खिड़की से गगन ने ये सब देख लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो दहाड़ा। ए बबीता, इधर आ, इधर आ। मैं कह रहा हूँ इधर आ। क्या रे, नीचे क्या बकवास कर रही थी? हैं? इन मोहल्ले की औरतों से क्या बकवास कर रही थी तू? हैं? तुझसे सब्जी लाने को कहा था ना, थोड़ी देर पहले सब्जी लाने को कहा था ना तुझसे। बोला था नहीं बोला था? चल चल भाग जल्दी से, जल्दी भाग बाजार को, नहीं तो यही मार दूंगा, बता रहा हूँ, यही मार दूंगा। हाँ यही मार दूंगा। बबीता का दिल कांप उठा। उसने सिर झुकाया और बिना कुछ बोले तेज कदमों से बाजार की तरफ भाग गई। औरतें असहाय होकर उसे जाते देखती रह गईं। 2 दिन ऐसे ही निकल गए, डर, खामोशी और बंधी हुई जिंदगी में। लेकिन तीसरे दिन उस घर से फिर चीखें उठीं, इस बार और भी भयावह और भी डरावनी। अरे भैया, फिर से लड़ाई, अब किसकी बारी है? अरे ये आवाज तो बबीता की लग रही भैया। अचानक बबीता की चीखें इतनी तेज हो गईं कि लोग कांप उठे और अगले ही पल दरवाजा धड़ाम से खुला। बबीता आग की लपटों में घिरी हुई, बचा लो दीदी। उसने तुरंत पास पड़ा कंबल उठाया और अपनी बहन पर डाल दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बच्चे रोने लगे। कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अरे हाय मेरी पत्नी। अरे देखो कैसी हालत हो गई मेरी बीवी की। अरे मेरी बीवी। हाय। अरे मेरी पत्नी, अरे मेरी बीवी। हटिए आप, आपकी वजह से ये हालत हुई है। मैं अपनी बहन को ले जाऊंगी। काफी मशक्कत के बाद बबीता को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसका 70% शरीर जल चुका था। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। कुछ ही घंटों में उसकी सांसें थम गईं। देखिए, हमें अफसोस है, हम इनको बचा नहीं सके। इस हादसे ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। पुलिस तुरंत पहुंची। इंस्पेक्टर ने कठोर नजर से पूरे परिवार को देखा। अबे बताइए, ये सब कैसे हो लिया हैं? तू इधर आ रे, किसने किया ये सब? साहब, हमें कुछ नहीं पता। शायद रोटी बनाते समय आग वाग लग गई, तभी हो गया साहब। हमें कुछ नहीं पता। हाँ जी, हम सब तो अपने अपने काम में लगे थे, है ना भैया। हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। पता नहीं कैसे हुआ ये, हमें नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, हमें नहीं पता। मैं तो नहा रही थी इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो कुछ खबर ही नहीं। सब अपने अपने बचाव में झूठी कहानियां गढ़ रहे थे। तभी रजनी के सब्र का बांध टूट गया। वो फूट पड़ी। झूठ बोल रहे हैं सब। मेरी आंखों के सामने इन्होंने ही मारा है मेरी बहन को। हैं? इन्होंने मारा है? ये क्या कह रही हो तुम भाई? हैं? फिर से बोलो, इन्होंने मारा है? हाँ, यही सच है। हर रोज दहेज की मांग करते थे। दीदी ने साफ कह दिया था कि अब मायके से फूटी कौड़ी भी नहीं लाएंगी। यही बात इनके गले न उतरी। रोज झगड़ा, रोज मारपीट, और आज इन्होंने हद पार कर दी। अरे रजनी, पागल हो गई क्या तू? हैं? पागल हो गई क्या? क्या बक रही है यहाँ पर? हैं? ये सब झूठ है इंस्पेक्टर साहब। ये खाली बोल रही है, झूठ बोल रही है ये। यही सच है। मेरी दीदी को जलाया गया है। ये लोग कातिल हैं इंस्पेक्टर साहब, कातिल। पुलिस इंस्पेक्टर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने तुरंत हवलदार को इशारा किया। हवलदार, रे सबको थाने ले चल। अब इनका मार मार के भूत बना के सच वही निकालेंगे, चल। गली के लोग खामोश खड़े थे। बबीता का पूरा ससुराल पुलिस वैन की तरफ ले जाया जा रहा था। गली में भीड़ उमड़ आई। हर चेहरे पर गुस्सा, सवाल और हैरानी थी। तभी अचानक भीड़ को चीरता हुआ एक छोटा बच्चा सामने आया, चंदन।
बबीता का मासूम बेटा। ओ बेटा डरो मत, अपनी मौसी जो है रजनी जी के पास जाओ जाओ। चंदन रजनी की ओर बढ़ा ही था कि अचानक कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। मीडिया पहले ही पहुंच चुकी थी। बेटा 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 बताओ बताओ, तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था? सच्चाई सबको बताओ। हाँ हाँ बताओ बताओ बेटा, क्या हुआ था? डरो मत, हम हैं आपके साथ, हम आपको दिखाएंगे। हाँ बेटा, मीडिया के आगे सबको साफ साफ बताओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बच्चा थरथराया, फिर धीरे धीरे उसने वो सच कह दिया जिसने सबको हिला दिया। मेरी मम्मी स्टोर में रोटियां बना रही थी, तभी दादी ने उन पर तेल डाल दिया। पापा ने उन्हें पकड़ रखा था, मम्मी चिल्ला रही थी, फिर चाचा ने जलती तीली फेंकी और मम्मी जलकर बाहर भागी। इतना सुनते ही सन्नाटा छा गया। भीड़ के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ औरतें रोने लगीं, कुछ पुरुष गुस्से से बड़बड़ाने लगे। मेरे लाल, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ। मीडिया कैमरे लगातार चलते रहे। ये खबर आग की तरह फैल गई। बबीता को उसके ही परिवार ने जलाकर मारा। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों को थाने ले गई, लेकिन वहाँ हालात और बिगड़ गए। इन्हें आज ही फांसी दो, मेरी बेटी को जला दिया, मेरी गोद सूनी कर दी। हाँ इंस्पेक्टर, इन कातिलों को अभी के अभी फांसी होनी चाहिए। थाने के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। एनजीओ और सामाजिक संगठन दहेज के खिलाफ नारे लगा रहे थे। दहेज लोभी मुर्दाबाद, बबीता को न्याय दो। लेकिन अंदर एक और कहानी उभरने लगी। करण की पत्नी नैना चुपचाप एक कोने में बैठी थी। बहू, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? तुम्हें भी तो दुख है ना? नैना कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी ने सबको चौंका दिया। माँ, मेरी पत्नी से बात मत करो, उन्हें इन सब झगड़ों में मत घसीटो। इंस्पेक्टर की नजर तुरंत पैनी हो गई। उसने नैना को हल्के से अलग बिठाया और शांत तरीके से पूछा, हाँ जी, आप नैना जी है ना? आप जो है सच सच बताइए हमें, आप चुप क्यों हैं? साहब, मुझे भी दहेज के लिए सताया गया है। सिर्फ ये लोग ही नहीं, बल्कि रजनी और बबीता भी मेरे घर आकर ताने देती थी। गगन और पवन मेरे दूर के कजिन हैं। उन्होंने मुझे और ज्यादा परेशान करना तब शुरू किया जब उन्हें पता चला कि मैं अकेली हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? सच है, आज जो हुआ वो गलत है, लेकिन मेरे साथ भी सालों से गलत होता आया है। ये सुनते ही थाने में अफरा तफरी मच गई। सीमा और करण का चेहरा सफेद पड़ गया। इंस्पेक्टर ने बिना देर किए आदेश दिए, अरे चलो भाई चलो, ये सीमा और करण को भी गिरफ्तार करो, चलो। पल भर में बबीता के मायके वाले भी सलाखों के पीछे थे। इसके बाद इंस्पेक्टर ने फोन मिलाकर रजनी को भी थाने बुलाया। हाँ जी रजनी जी, जल्दी से थाने पहुंचिए, कुछ काम है आपसे। आती हूँ। रजनी आई तो सीधे जेल में डाल दी गई। नैना का आरोप उसके लिए भी भारी पड़ गया। अब इस खेल में बचा सिर्फ एक मासूम चंदन। मौसी, मुझे अकेला मत छोड़ो। मुझे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, आप लोग कम से कम मेरे भांजे पर तो रहम करिए। वो कहाँ जाएगा? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, समझ में आ लिया। रजनी को भी जेल में डाल दिया गया और चंदन अकेला रह गया। पुलिस ने उसे अस्थायी रूप से अनाथालय भेज दिया। पुलिस इंस्पेक्टर जैसे ही बाहर निकला तो मीडिया उस पर टूट पड़ी। इंस्पेक्टर साहब, केस किस दिशा में जा रहा है? दोषी कौन है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, किसने किया ये सब? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसके पीछे दोषी कौन है? इंस्पेक्टर साहब, क्या अभी और गिरफ्तारियां होनी है? इंस्पेक्टर साहब कुछ तो बताइए। देखिए, ये केस अभी लंबा चलेगा। कोर्ट में गवाहियां होंगी, सबूत पेश होंगे, तभी सच पूरी तरह से सामने आएगा। लेकिन एक बात तो साफ है भाई, ये जो दहेज का लालच है ना, इसने 2 परिवारों को बर्बाद करके रख दिया आज। और एक मासूम सा बच्चा है, अपने माँ और बाप दोनों को खो लिया और अब अनाथालय पहुंच चुका है। इंस्पेक्टर के शब्द हवा में गूंजते रहे। कैमरे बंद हो गए। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी। लेकिन बबीता की चीखें, चंदन के आंसू और दहेज की वो जलती हुई आग सबके दिल में गहरा निशान छोड़ गई।